अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान क्रिकेट में एक भौचाल, कब इलेक्शन होंगे, 6 फरवरी की तारीख भी सामने आ रही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील हो गई, तमाम बोर्ड मेंबर्स भी सामने आ गए और शाखावर जो इस वक्त प्रेजेंटली सारी चीज़ें देख रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, बोर्ड को चेयर भी कर रहे हैं इस वक्त। उन्होंने ये बात बड़े वसूख से कही है कि अब 3 साल के लिए जो चेयरमैन आता है मुंतखब होकर, उसको हटाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि ये सिलसिला कैसे बंद होना है। ना हम हटाते हैं, ना इसे किसी अदालत के तहत हटाया जाता है। तो एक सीधा सीधा पैटर्न इन चीफ का मामला है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ चल रहा है, मैं लंबी चौड़ाई आज इंट्रो देने की बजाय डायरेक्टली सवाल जवाब पर जाऊंगा, क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, मेरे लिए वो बहुत फेवरेट हैं, बहुत मोहतरम इसलिए हैं कि एक तो वो बड़े फाइनेस्ट क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेटर, 700 के करीब उन्होंने फर्स्ट क्लास विकेट्स दे रखी हैं, अब्दुल रऊफ साहब। और कोई लगी लिपटी नहीं रखते, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली और बड़ा राइट एनालिसिस होता है। क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो, मेरा ज़ाती सा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में फिलासफिकल, पढ़ी लिखी और टेक्निकल बात में करते हैं। उनमें से एक अब्दुल रऊफ साहब भी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अब्दुल रऊफ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ चल रहा है, आप बड़े अरसे से इस पर बात भी कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन ये जहां पर लाकर हमने खड़ा कर दिया है, अब मुझे ऐसा खतरा था, बड़े लंबे अरसे से मैं ये कह रहा था कि इसका हाल कहीं हॉकी वाला ना कर दें। कभी चेयरमैन की म्यूजिकल चेयर शुरू कर देते हैं, कभी कैप्टन की दौड़ शुरू कर देते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि बात आपकी ठीक है। ये उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जिस तरफ पाकिस्तान की हॉकी, स्क्वाश, कबड्डी और जितनी भी बाकी स्पोर्ट्स थी वो चली गई हैं और उनका बिल्कुल कोई नामो निशान बाकी नहीं बचा। वो अब एक क्रिकेट थी जो कि काफ़ी जो पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन है और जो जो यंगस्टर पर मुश्तमिल है, यूथ पर मुश्तमिल है, और जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूथ उसको खेलती है, उसको भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर लेकर जा रहे हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि या कसूर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका है, क्योंकि वो अपने-अपने फेवरेट जो लोग हैं, उनको नवाज़ने के लिए उन्होंने इस पाकिस्तान की जो क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड है, उसको एक रोलिंग स्टोन बना दिया है, एक फुटबॉल बना दिया है, जिसको जो आता है वो अपनी मर्ज़ी से ठोकर लगाता है और जिस तरफ उसका दिल चाहता है, उस तरफ उसको लेकर जाता है। ना इसका कोई सर है, ना पाँव है, ना कोई ढांचा रहने दिया है इन्होंने। आप देखेंगे चेयरमैन का जो इश्यू है, वो एक म्यूज़िकल चेयर की तरह उसको खिला रहे हैं। कभी ज़का अशरफ आता था, कभी नजम सेठी आता था, कभी वो एहसान मानी आ जाता था, फिर वसीम खान को बाहर से पकड़ कर लाए हैं, फिर रमीज़ राजा को लेकर आ गए। तो अजीब-सी एक खिचड़ी पकी हुई है। तो मेरा ख़्याल है कि अभी भी टाइम है कि अगर हम विज़नरी फ़ैसले करें और इसको एक सही समत की तरफ लेकर चलें, तो एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और एक बहुत बड़ी जो यूथ है, उसको रोज़गार भी मिल सकता है। अब्दुल रऊफ भाई, टेन्योर कैसा देख रहे हैं जका अशरफ साहब का? जब भी आते हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है। इस बार तो कैप्टन को लेके, टीम को लेके, टीम की यूनिटी को लेके बड़ी ही कंट्रोवर्सीज बनी। एक फैसला तो अच्छा रहा, उन्होंने प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा जबरदस्त इजाफा कर दिया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक फ़ैसला भी उनका अच्छा इसलिए रहा, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये लोग डीप से पाकिस्तान की क्रिकेट को ना जानते हैं, ना एनालाइज़ करते हैं, फिर इनका विज़न नहीं होता, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, तो उसको लेकर चलते हैं। आप देखिए कि जब इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले चीफ सेलेक्टर को बदला है, इंज़माम को लेकर आए, तो एग्ज़ैक्टली अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास विज़न है, आपके पास पूरी कॉम्पिटेंट टीम है, तो आपको जानना चाहिए था कि वो उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी अपनी कंपनी है, उनके अपने एजेंट्स हैं, जो कि पूरा पाकिस्तान के 7-8 प्लेयर्स एक एजेंट के साथ एंगेज हैं। तो वो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं, उनको पस-पुश डालेंगे और जो अपने उनके ज़ाती इंटरेस्ट हैं, उनको वो फ़ायदा पहुँचाएँगे। और बिल्कुल सेम इसी तरह हुआ कि वर्ल्ड कप पे जो टीम मुंतखब की गई, वो सब उनकी जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था उस कंपनी का आपस में, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुंतखब कराई और पाकिस्तान के मफादात पीछे रह गए। पाकिस्तान एशिया कप में भी सफ़र करता रहा और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भी सफ़र किया। उसके बाद फिर वहाब रियाज को इन्होंने चीफ सेलेक्टर लगा दिया, जिसका बिल्कुल कोई नहीं बनता था कि इतने बड़े लेवल पर उसको बिठा दिया जाए। वो पेशावर ज़ल्मी से खेल रहा था और फिर बाबर आज़म उसके उसके कैप्टन थे, उनके अंडर खेल रहा था और फिर उसने बाबर आज़म का फैसला कर दिया। इसी तरह फिर जो उन्होंने पूरी सिलेक्शन कमेटी बनाई, आप देखें कि टीम पाकिस्तान की है ये। इसमें 4 सूबे इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान है, सरहद है, ये केपीके है, सिंध है, उसके बाद पंजाब है, फिर गिलगित बल्तिस्तान है। तो 5 सूबों की टीम है, उसमें आपने जो सिलेक्शन कमेटी, वो मॉडल टाउन की, लाहौर की एक ज़ोन है मॉडल टाउन, उसके एक क्लब के आपने तीनों सिलेक्टर बना दिए। फिर एक लेज़ी हुई सलमान बट पे, तो फिर उसको निकाला असद शफीक, जो कि फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा था और पाकिस्तान टीम में कमबैक करने की कोशिश कर रहा था, आपने उसको सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया। फिर हफीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था एज ए डायरेक्टर लेवल का, कोई इसके पास इस तरह की डिग्री नहीं थी, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। उसको जब अब हमने फॉरनर कोचेस वगैरह चेंज किए, तो फिर उसको लाकर बिठा दिया। फिर उसके आगे जो अपने दोस्त थे, उनको
एक को बॉलिंग कोच बना दिया, एक को स्पिन बॉलिंग कोच बना दिया और आपका रिजल्ट आपके सामने है। व्हाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया में हुई, फिर न्यूजीलैंड में आपको 4-1 से जो टी20 है उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह जो आपकी मैनेजमेंट थी नीचे रीजनल लेवल की इलेक्शन, इनको मैनेजमेंट कमेटी का बेसिक पर्पस तो यही था कि इन्होंने इलेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस था वो कंप्लीट कराना था, इलेक्शन करवाने थे और बोर्ड ऑफ गवर्निंग बनाना था। जो एक काम इनके ज़िम्मे गवर्नमेंट ने लगाया था वो ये कर नहीं सके और चले गए। तो जब आप इस तरीके से अपने इंटरेस्ट में फैसले करेंगे तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट बहुत पीछे रह जाएंगे। वेरी वेल सेड। अब्दुल रऊफ भाई, ये जो कैप्टन वाला मामला है इसको कैसे देखते हैं? पहले तो खैर सरफराज को रिमूव किया तो हम उस पर भी कहते थे कि यार कोई तरीकाकार लाएं, कोई तरीकेकार से रिमूव करें। एक साथ सारे सेगमेंट से आप हटा देते हैं, टी20 से भी, वनडे से भी, टेस्ट से भी। सेम बाबर आजम वर्ल्ड कप खेल रहा था, उसके बीच में कंट्रोवर्सी, एक यूनिटी नजर आती थी, वो हमने तोड़ दी, किसी को कैप्टन की लालच देके, किसी को किसी बात पर। अब शाहीन कैप्टन बन गया है। शाहीन की हालिया परफॉर्मेंस हम जज ही नहीं कर सकते, एक तो टूर है अभी, उस पर फिर देखेंगे। लेकिन जिस तरह बाबर आजम रिमूव हुआ, आप इसे एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, सबके लिए ठीक है? देखिए, ये इसी तरीके से ये खिचड़ी पकती रहेगी और काम चलता रहेगा। जब तक स्टेबल क्रिकेट बोर्ड नहीं आता, विजनरी आदमी नहीं आता, विजनरी डिसीजन नहीं होते। क्योंकि जिनको ये आगे साबका प्लेयर्स को पकड़ कर लाते हैं, वो भी पकड़-दकड़ कर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी से वो अपने-अपने इनको जिस तरह वो बताते हैं, आगे ये इसी तरीके से फैसले करना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आप देखें कि इससे पहले सरफराज था, सरफराज अच्छा भला सिस्टम चला रहा था, तो दुबई में इंज़माम अलग जब चीफ सेलेक्टर बने, उन्होंने बाबर रियाज को खिला दिया, उसने 20 बॉलों का 1 ओवर कर दिया वहाँ पर। तो अब फिर शोएब मलिक को फिर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस थे, उनमें शोएब मलिक को सरफराज की जगह कैप्टनसी दी गई। फिर उसके बाद फिर आस्ता-आस्ता उसको साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद फिर बाबर आजम को प्रिपेयर नहीं किया था पूरे इस सारे सिस्टम के लिए, ना उनको एजुकेट किया गया था, ना उनको टीम हैंडलिंग सिखाई, ना मीडिया हैंडलिंग सिखाया गया, ना उनको बाकी चीज़ें सिखाई गई और तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया गया। फिर जब वो थोड़ा-सा सीखे तो उनको तीनों से रिमूव कर दिया गया और फिर उसके बाद शान मसूद को लाया गया जिनका कंसेक्टिव 20 इनिंग्स में फेलियर था टेस्ट मैच में और उनको पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया। शाहीन अफरीदी का कोई ऐसा इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं था और वो इंजरी के बाद उनकी पेस डिक्लाइन का शिकार हो गई थी। वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनको टी20 का फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया गया और वनडे का अभी तक इनका कोई कैप्टन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो ये उसके बाद फिर जो इन्होंने प्लेयर की सिलेक्शन की है वो भी बिल्कुल अजीबो-गरीब बोगस सी थी। जो वर्ल्ड कप पे जो स्पिनर्स फ्रेंडली पिचेस थी वहाँ पर जो स्पिनर थे वो टोटली नाकाम हो गए और फिर उनको दोबारा कैरी ऑन किया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर में। तो ये मेरा ख्याल है कि जब तक स्टेबल बोर्ड नहीं आता, स्टेबल बोर्ड आएगा, उसपे विजनरी लोग होंगे, एजुकेशन होएगी, फिर विजनरी फैसले होंगे, तो तब जाकर सिस्टम आपका आगे बढ़ेगा, अब्दुल वरना रऊफ इसी भाई, तरीके से अगर ये मैं सिस्टम आप चलेगा। हमेशा इसकी एडवोकेसी करते हैं, मैं इस हक में हमेशा बात करता हूँ कि आपकी बात सुनता हूँ ना तो हमेशा कहता हूँ यार ये एजुकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आप पहले कैप्टन लाएं, उसको एजुकेट करें, उसको कैप्टनसी तो सीखने दें। कैप्टनसी के बहुत सारे रिमूव्स हैं, हम पहले रिमूव कर देते हैं। फिर यही हाल बोर्ड का है, अब बोर्ड सिलेक्शन कमेटी का है, फिर अब कोई बोर्ड में चेयरमैन नहीं। आपकी बात से मैं अग्री हूँ कि ये सारी चीज़ें हम भुगत रहे हैं, लेकिन सर अब वर्ल्ड कप सर पे है और साथ ही पीएसएल है, और पीएसएल भी अब बगैर चेयरमैन के मुझे लगता होने जा रही है, शायद उसी की जल्दी में वो 6 तारीख को इलेक्शन वगैरह की तरफ जा रहे हैं बोर्ड के। ये अजीब सा सिलसिला, आपको नहीं लगता कि ये डैमेज सबसे ज़्यादा ट्रिकल डाउन इफेक्ट प्लेयर्स पर आता है इसका? देखिए बिल्कुल प्लेयर्स पर भी आता है, फिर टीम सेटल डाउन नहीं होती, फिर उसके बाद आपकी चेंजेस वगैरह होती रहती हैं, फिर जो आपके अच्छे जो यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स होते हैं उनको चांसेस नहीं मिलते, फिर जो नया चेयरमैन है, नई खिचड़ी पकती है, उसकी टांगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए वो जो पुराने प्लेयर्स होते हैं उनको ही पकड़ दकड़ कर फिर उनको सर्वाइव करवाता है, जिस तरह न्यूजीलैंड में करवाने की कोशिश की है। तो जो अच्छे प्लेयर्स डोमेस्टिक के होते हैं वो सफ़र करते रहते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेज़ होती हैं, उनको ये चांस नहीं दे सकते सिर्फ अपने खौफ की वजह से कि कहीं अगर हम मैचेस हार गए तो हमारी कुर्सी ना चली जाए। तो ये तो सिस्टम फिर मैंने कहा कि वो तो इसी तरीके से चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है, जब तक आप कोई अच्छे विजनरी फैसले नहीं करेंगे। और जो हायर अथॉरिटीज ऊपर बैठी हुई है, मेरा ख्याल है कि अब उनको भी सोचना चाहिए कि हम किस डगर पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक मिक्स अचार का मुरब्बा बनाया हुआ है। जिस तरह आपने देखा कि श्रीलंका क्रिकेट को आईसीसी ने बैन कर दिया था क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस उसमें जी हुई हाँ। थी। इस तरह इन्होंने भी ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होती है, मगर क्योंकि इनका एक सिस्टम इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि काफी सारी चीजें इन्होंने मिक्स की हुई है, इस वजह से आईसीसी भी इसमें थोड़ा सा डबल माइंडेड है कि वो इसको किस तरीके से आगे लेकर चले। क्योंकि आप देखें कि जो 4 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स होते हैं वो 2 डिपार्टमेंट से होते हैं, 4 रीजन से होते हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर अपने देता है।
फिर होना तो क्या चाहिए कि अगर आपने आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, तो जो आपके इलेक्टेड जो मेंबर्स आते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नीचे रीजन से या डिपार्टमेंट से, उनमें से इलेक्शन होकर चेयरमैन बनना चाहिए। मगर ऊपर से जो आपका पैटर्न इन चीफ था प्राइम मिनिस्टर, वो 2 नाम अपने देता है और फिर ठीक। फोर्स किया जाता है जो आपका बोर्ड ऑफ गवर्निंग होता है, 6 जो 8 बंदे होते हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि वो जो एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नाम आया था, उसको उसको चुन ही लें। वो इलेक्ट करें चेयरमैन के लिए। आप देखें कि नजम सेठी जब इमरान खान पावर में नहीं आए थे, उससे पहले जब पावर में आ गए थे, तो नजम सेठी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी दिया और हाँ। जितने 10 मेंबर थे, सब उनके पीछे चेयर पर एक चांद की तरह खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमें आप पर कॉन्फिडेंस है और हम आपको ही कैरी ऑन करेंगे। मगर जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनी, वो 10 के 10 बंदे जाके बनीगाला में खड़े हुए थे इमरान खान की चेयर के पीछे, और उनको फिर जाना पड़ा। और ये देखें कि अजीबो-गरीब एक खिचड़ी है। इसमें आईसीसी को भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने डबल माइंड किया और वो भी कुछ ऐसा नहीं दे सकती इसमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इस वक्त जो हालिया सिचुएशन चल रही है उस पर इंशाल्लाह फिर किस दिन लाजमी अब्दुल रऊफ साहब से टाइम लेंगे और फिर हम डिटेल डिस्कशन डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी करेंगे पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा दीगर मामलात हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन और गवर्निंग बोर्ड और दीगर मामलात जो जुड़े हैं इस वक्त क्रिकेट से, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत शॉर्ट टाइम था, हमने काफ़ी सारी बातें की। इंशाल्लाह उनको फिर किसी दिन हमने जहमत देनी है। तो अब हमें नए दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया, डिटेल डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट, उसके जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो हुलिया बिगड़ रहा है इस वक्त, उस पर, बोर्ड की खिचड़ी पर, उसके बाद कप्तानी की दौड़, नए कैप्टन, आने वाली परफॉर्मेंसेज, और फिर वर्ल्ड कप है, PSL है, काफ़ी कुछ है जिस पर बात करनी है हमने। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो तश्कील दिया उस पर भी बात कर लेंगे। अभी हालिया रैंकिंग जारी की आईसीसी ने वुमेन क्रिकेटर्स की, और टॉप 10 बैटर्स में एक भी पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर नहीं है। और फिर थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कुछ खबरें चल रही थी कि आपस में क्रिकेटर्स लड़ पड़ी। अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी के अलावा और कुछ नहीं होगा। मेरा ज़ाती ख्याल था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, खामोश रहे, कम से कम और कुछ नहीं करते। इंटरनल इंक्वायरी जो बना दी है, ये भी आपको बताऊं, उसका बताते कि जी हमने बना दी है, इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है, उनसे पूछगछ हो रही है। इससे कद बड़ा होता है बोर्ड का, इससे ये पता चलता है बोर्ड के अंदर प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। छुपाने से, खामोश रहने से क्या होगा। मोहम्मद हफीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका गया उस्मान वाला के एनओसी के मामले पर। जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं उनके एनओसी के मामले पर सलमान नसीर नहीं चाहते थे कि मोहम्मद हफीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दीगर बोर्ड के डायरेक्टर्स नहीं चाहते थे। फिर मोहम्मद हफीज़ ने भी कुछ बात तो की पर बहुत खुली नहीं। फिर उन्होंने सोशल मीडिया को भी बड़ा लताड़ दिया, उन्होंने कहा जी बड़ी मनगढ़ंत खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो क्रिकेट रिलेटेड बात करनी है और क्रिकेट ही मेरा पैशन है। तो इन सारी चीज़ों पर इरफान सदुज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनके साथ साथ काशिफ शब्बीर साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। पहले ज़रा इरफान भाई, क्या चल रहा है अब, मतलब 6 तारीख कह दिया है, इलेक्शन से 2 दिन पहले इलेक्शन का, अब पता नहीं होते या नहीं, लेकिन बहरहाल कह तो दिया है। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 3 साल के लिए जो भी आए बोर्ड का चेयरमैन रहे, उसके बाद उसको ना छेड़ा जाए इस सारे टेन्योर में। लेकिन जो बोर्ड का चेयरमैन है या जो मैनेजमेंट है, ये सारी जुड़ी हुई है टीम की परफॉर्मेंस के साथ। टीम की परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहेगी तो बोर्ड का चेयरमैन अगर वीक भी है तो वो चल जाएगा। अगर बोर्ड का चेयरमैन अगर नजम सेठी साहब को लगा दे, रमीज़ राजा साहब को लगा दें, अगर टीम की परफॉर्मेंस नहीं है अच्छी तो वो जिम्मेदारी बोर्ड के ऊपर ही आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो टीम हमारी इस टाइम मैदान में है या जो पहले मैचेस खेले हैं या सीरीज़ खेली है, यकीन करें कि बहुत ही नाकिस क्रिकेट खेली है, बहुत मायूस कुन क्रिकेट खेली है। और जिस तरह का उनके साथ कोचिंग स्टाफ था, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी उनके लिए एक प्रॉब्लम थी कि वही लोग कोचिंग कर रहे जो उनके साथ खेले हुए हैं क्रिकेट। तो लगता है कि शायद उनकी हारमनी नहीं थी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी। हफीज़ शायद बहुत ज़्यादा पसंदीदा प्लेयर नहीं रहे एज़ कम्पेयर टू व्हेन इट कम्स टू द कोलीग्स। तो वो हफीज़ का कहीं ना कहीं हमेशा से तनाज़ात वो रहे हैं। तो हफीज़ ने जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जो पूरी सीरीज़ में से जो चीज़ निकाली है वो यंग क्रिकेटर्स थे कि जिन्हें हमने डोमेस्टिक से उठा के चांस दिया और वो परफॉर्म कर गए। और मेरा ख्याल है कि यही पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। काशिफ भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने सुनी, जो बात उन्होंने कही, फिर जो खबरें हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने की कोशिश की, बोर्ड जो डायरेक्टर्स हैं PCB के, उन्होंने ख़ासतौर पे सलमान नसीर खुश नहीं थे, उस्मान वाला जो इंटरनेशनल डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं PCB के, उन्होंने जो NOC के मामले हैं उसको सही हैंडल नहीं, उसमें बड़ा मामला है। आप देखें ना कि हारिस बांग्लादेश चला जाता है, यहाँ से उसको यकीन दहानी करवा देते हैं,
वो बांग्लादेश जाकर पता चलता है उसको एनओसी नहीं मिली, वहां से वापस आता है। इधर से आजम खान को 3-3 एक साल में हमें एनओसी दे देते हैं, जबकि आपने खुद तय किया था 2 देंगे। फिर ILT20 के लिए जोर डाला गया न्यूजीलैंड में। कितना बुरा भला कहा गया शोएब जट को जब उसने खबर दी कि न्यूजीलैंड के अंदर जोर डाला जा रहा है, प्लेयर्स लीग क्रिकेट पर ज्यादा बात कर रहे हैं। कितना लोगों ने शुरू कर दिया वावेला, हालांकि वो खबर फिर सही साबित हुई बाद में। मतलब ये ज्यादती है कि कोई सही खबर है तो उसको सुने बगैर। तो आप देख के सामने कैसे लड़ाइयाँ कर रहे थे। हफीज ने खुद कह दिया कि हाँ जी IL20 के लिए तो बड़ा जोर डाला गया मुझ पर कि जी मैं T20 लीग ही खेलने हम लोग। देखें, जितनी आपने अरसलान बातें की ना, इन सब के बुनियादी क्रक्स ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फॉल्टी है। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डॉकिज्म पे बुनियाद रखता है और एक मजबूत मरबूत सिस्टम जो है वो नाफिज नहीं है PCB का, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसका आपने बताया कि 6 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़रूरी ये है कि ये जब इलेक्शन हो और जो भी बोर्ड तश्कील पाए और जो भी चेयरमैन बने वो पूरे 3 साल का चेयरमैन हो, उसके सामने एक पूरा मैनिफेस्टो बना के लेकर आए, पूरा एक तरतीब बना के लाए और उस तरतीब से हम आगे चलें, तो फिर तो टीम बेहतर हो सकती है। हम जब भी एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा टीम के साथ, तो टीम का बहुत बुरे हालात में हो जाते हैं। अभी हालिया हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी, हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखी। मैं समझता हूँ प्लेयर से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है पीछे मैनेजमेंट का है, पीछे बोर्ड का है। बोर्ड ही मुस्तहकम नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसलिए एक तो इस स्टेप को लेना बहुत ज़रूरी है और जब ये बोर्ड तश्कील पा जाए, जब नया चेयरमैन आ जाए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उससे ये सब चीज़ें पाक होनी चाहिए और हर बात जो है वो मेरिट के ऊपर हो। मेरिट पे जब फैसले होंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हम मेरिट को छोड़ देते हैं और अपनी पसंद या नापसंद के ऊपर चले जाते हैं, वहां पर हमारे प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाते हैं। टैलेंट का कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, किसी किस्म की कमी नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर का फॉल्टी है, सिस्टम में नुकसान हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक को जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे, वहां से चीज निकल के सामने नहीं आएगी और आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार नहीं होगा। अच्छा अभी काशिफ हाल ही शफीक में साहब, आप मैं अगर इस पे आपसे बात करूं ना, मोहम्मद हफीज ने सख्ती की थोड़ी सी, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, तो काफ़ी सारे लोग जो उसको पसंद नहीं करते होंगे तो उसके अगेंस्ट हो गए। मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज़ शायद बहुत जल्दबाज हैं, जो थोड़े सख्त हैं और बड़े एग्रेसिव फैसले करते हैं। हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत भी है जो फिटनेस पर काम करे। पिछली मैनेजमेंट जो इंकशाफ हुआ है कि पिछली टीम मैनेजमेंट, मिक्की अर्थर का टाइम कह रहा हूँ या बाबर आजम की कैप्टनसी का, उन्होंने यो टेस्ट को नज़रअंदाज किया। फिटनेस टेस्ट तकरीबन ख़त्म हो गया, आपको पता ही है 2-3 साल पहले कोई लास्ट हुआ होगा तो हुआ होगा, मुझे नहीं पता कब हुए। फिटनेस टेस्ट खत्म कर दिए गए। यो टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था उस पर भी कोई यानी फिटनेस के मसाइल बड़े ही इसीलिए कि आपके टेस्ट ही नज़रअंदाज हुए या ख़त्म हो गए। तो ये तो बड़ी खुद में ख़तरनाक बात है। दुनिया फिटनेस पे जा रही है, हम फिटनेस से हट रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जब आपने एक बंदे को डायरेक्टर बना दिया, फिर उसके अंडर टीम होती है। अरसलान, कभी भी ये नहीं होती कि आप टीम के प्रेशर में, कप्तान के प्रेशर पे, प्लेयर के प्रेशर में आके अपने पूरा स्ट्रक्चर ही वो खराब कर दें। यहाँ इशू आती है। अब बोर्ड को बैक करना पड़ेगा हफीज को, जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जब आप उसको प्रॉपर बैकिंग नहीं देंगे, फिर रिजल्ट क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, आप फिटनेस की बात करते हैं, हमने सब ने देख लिया आजम खान की इंक्लूजन टीम में, पूरी दुनिया ने बोला आजम खान की इंक्लूजन पे कि अगर आप फिटनेस की बात करते हैं तो फिर किस क्राइटेरिया की बेस पे आपने आजम खान को वो तो इंक्लूड आपके किया। सिलेक्टर ने नहीं कहा कि स्किल्स ओवर फिटनेस। आप स्किल तो आपने देख ही ली, जितनी उन्होंने स्किल दिखाई है। पूरे अभी तक उन्होंने 6-7 वनडेज खेले और एक छक्का वो लगाने में कामयाब हुए। न्यूजीलैंड के ग्राउंड में अगर आप बाउंड्री नहीं पार कर सकते, तो फिर दुनिया के कौन से ग्राउंड में जाकर बाउंड्री को आपने पार करना है। फन भाई, अथॉरिटी और हफीज एक साथ। हफीज़, सही कहा आपने, थोड़े जारियाना मिजाज के वो प्लेयर हैं, वो वैसे भी फिलोसॉफिकल भी हैं, बहुत स्टैट्स के तभी ऊपर तो भी जाते प्रोफेसर हैं। कहते हैं हमें। हाँ, वो इन सारी चीज़ें ये उनके अंदर, ये आप इन्हें चाहे खूबियाँ कह लें, खामियाँ कह लें, ये उनके अंदर ये चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि इस टाइम जो प्लेयर्स हैं, आपने इन्हीं को लेके चलना है। डोमेस्टिक से आपने जो निकाले हैं वो आपके सामने आए हैं, लेकिन प्लेयर्स को आपको पैम्पर करना पड़ेगा और प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा, मेरा ख्याल है, पर्सनल लेवल के ऊपर जाके आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि वही प्लेयर जो है वो लीग्स में जाके अच्छा खेल रहा होता है, वो साइड मैच में अच्छा खेल रहा होता है, उसी लेवल के बॉलर्स को जब वो इंटरनेशनल मैच में उतरता है तो वहाँ क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा होता, या टीम यूनिट के ऊपर हमारी टीम क्यों नहीं उस तरह से दिखाई दे रही होती जिस तरह से बाकी टीम्स हैं। मानना कि इसमें जो प्लेयर्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रांग है, अगर आप एक एक प्लेयर का मुआवजा करें तो मेरा ख्याल है कि वो
सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की उनके अंदर सलाहियत है। बिल्कुल ऐसी, यानी ये जो हाल हमारी टीम का है, यही हाल वेस्ट इंडीज़ की टीम का था, यही हाल श्रीलंका की टीम का है। तो प्लेयर स्ट्रांग है लेकिन टीम यूनिट नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो नीचे जा वेस्ट रही है। इंडीज़ में थोड़ी सी आप लोगों से बात करूंगा और परफॉर्मेंस जो दी है जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने, और फिर दूसरी तरफ जैसे इंडिया हारा है, तो मैं ज़रा उस पर बात करूंगा। दो बड़ी तगड़ी टीमें थीं और दोनों तगड़ी टीमों को उन टीमों ने हराकर अपसेट नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस साबित की। वेस्ट इंडीज़ ने कमाल ये किया, उन प्लेयर्स को तरजीह दी, कोई बड़ा नाम नहीं खिलाया, उन प्लेयर्स को तरजीह दी जिन प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को तरजीह दी या अपने क्रिकेट को तरजीह दी, लीग खेलने को तरजीह नहीं दी। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हम जब बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनका ओवरऑल बिहेवियर एक पैकेज होता है। विराट कोहली के बारे में सारे जानते हैं कि विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़े शानदार प्लेयर हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन वो एग्रेशन क्रिकेट की हद तक हो तो ठीक है। डीन एल्गर जो साबिक कप्तान है जनूबी अफ्रीका के, उन्होंने ये दावा किया कि एक मैच में विराट कोहली ने उन पर थूका, जिसके बाद उन्होंने उन्हें धक्का भी दिया। फिर अभी रिसेंटली बुमराह वाला भी वाकया हुआ। ये सारी चीज़ें शो करती हैं एक शानदार क्रिकेटर और एक अच्छा क्रिकेटर। मतलब अच्छे से मुराद क्रिकेट ऐसी गेम है जिसको जेंटलमैन गेम कहते हैं, ये एक पैकेज है। इस पैकेज के तहत सचिन तेंदुलकर की लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वसीम अकरम की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे सारे जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप जो मर्जी कह लें, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स होंगे, आपने जितने प्लेयर्स को देखा, एग्रेशन शो करना ठीक, लेकिन इस तरह की हरकत हम में से किसी भी प्लेयर ने ना तो कभी की और ना ही हम इसके रवादार हैं। फिर इसको हम कैसे ले लें कि यार वो दुनिया का सबसे कोई शानदार प्लेयर। क्रिकेट में शानदार होने का मतलब एक पैकेज है। चलिए जी, इरफान सदुसई साहब और काशिफ शफी साहब, इससे पहले मैं ज़रा वेस्ट इंडीज़ पर आऊँ, इस पर भी थोड़ा सा आपका कमेंट चाहिए। डीन एल्गर ने दावा किया जी कि मुझ पर एक मैच में विराट कोहली ने थूका और फिर मुझे उन्हें धक्का देना पड़ा, और भारत की विकेटें तो थी मजाक, उन्होंने अपनी मर्जी की विकेट बना ली थी, वो तो खैर मशहूर है भारत। लेकिन बहरहाल ये सारा वाक़यात हो रहे हैं। हम एक पैकेज की बात करते हैं तो बड़ा अजीम क्रिकेटर वही होता है कि जिसके बारे में हर चीज़ कंप्लीट, सारे बॉक्स टिक हो। इरफान सदुसई साहब जी देखें, अगर तो विराट कोहली ने इस तरह की हरकत की है तो मेरा ख्याल है ग्राउंड के अंदर कैमरे मौजूद हैं, हर एंगल से कवर हो रही होती हैं चीज़ें, मैच रेफरी होता है, थर्ड अंपायर होता है, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, और वो प्रूव करना पड़ेगा जो उन्होंने डीन एल्गर ने इल्ज़ामात लगाए। अगर ऐसा वाकई में हुआ तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक मायूस कुन बात है। विराट कोहली के फैंस ना सिर्फ इंडिया में हैं बल्कि दुनिया भर में है, पाकिस्तान में भी लोग उनको बहुत चाहते हैं, और क्रिकेटर से हट के भी उनकी एक रिस्पेक्ट है कि उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनका बिहेवियर उनके साथ बहुत ही अच्छा रहता है। हमने देखा ग्राउंड में भी और ऑफ द फील्ड भी, और इस तरह की बात मुझे लग रहा है कि हज़म होने वाली नहीं है उनके फैंस को भी और उनके ओपोनेंट्स को भी। और ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती है कि जब आप इस लेवल के ऊपर जाके इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, और आप जब इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो फिर आपकी, मेरा ख्याल है, लिमिटेशंस होती है और आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करना पड़ता है। चाहे आपके बारे में एक तासुर ये हो कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट होती हैं और आपको शायद अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मिस वर्ल्ड बनती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। तो क्रिकेटर जब आप इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें फिर उस पैकेज का हिस्सा होती हैं, जिसमें आपकी बैटिंग भी है, जिसमें आपकी फील्डिंग भी है, आपकी शख्सियत भी है, आपकी कम्युनिकेशन हाँ, भी है, ये क्रिकेट तो सारी एक चीज़ें पूरा पैकेज गेम है बिल्कुल। ना, अजीम क्रिकेटर। काशिफ भाई, आप तो कमेंट्री करते हैं यार, और सारे क्रिकेटर्स पर ही कमेंट्री करते हैं। फिर बाद में माजरत शाजत भी हुई 2017-18 के, ये वाकया है जब 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत गई थी साउथ अफ्रीका। फिर ये भी उन्होंने कहा जी कि मुझे तो, उन्होंने कहा आए जी कुछ चाय शाय को पीने चलते हैं। बाद में माजरत 2 साल बाद उसके उस वाक़े के फिर कहने लगे, बाद में माजरत भी तलब की, लेकिन ये वाकया पेश आया ग्राउंड के अंदर ही, और फिर ग्राउंड के अंदर ही मेरी उनसे काफ़ी तू बहमें हो गई। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल इरफान साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। यार और लेकिन अगर फिर ये इस सचिन एक्सटेंट तक तेंदुलकर हो गए और हो गए हमारे जो बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स थे, वो हो गए, उनके साथ तो नहीं, उन्होंने तो बड़ा कंट्रोल किया। हालांकि डेनिस लिली ने बड़ी बेहुदा हरकत की थी जावेद मियांदाद साहब के साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जावेद मियांदाद ने आगे से बल्ला भी उठाकर तो उसको कहा बनता था था कि ना मैं तुझे फिर, इस तरह लगाऊंगा। बनता था लेकिन ना। ये देखना, देखें, ये तो आपने एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू सुना ना डीन एल्गर का, कि उसने ये बात कही। इसके जवाब में विराट कोहली ने क्या कहा कि क्या वाकई ऐसा हुआ, क्या किस चीज ने उसको इंस्टिगेट किया कि बात यहाँ तक पहुंची।
तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना, जब आप पूरी दुनिया में नोन फिगर बन जाते हैं, फिर आपको बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके और बड़े कंपोज रहकर चलने की ज़रूरत है। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी सचिन तेंदुलकर की। वो बड़ा ही एक काम और बड़ा ही मजबूत नर्व्स का मालिक था वो प्लेयर, तभी उस पूरी दुनिया उसको मानती है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से बात जो है वो यहाँ तक पहुँची। और देखें, जब मैचेस चल रहे होते हैं, आपको पता है स्लेजिंग कितनी ज़्यादा होती है ऑस्ट्रेलिया में, कितनी ज़्यादा स्लेजिंग जी हाँ। करते हैं पूरी दुनिया में, पता नहीं क्या-क्या कुछ कह देते हैं। लेकिन लोग उसको समझते हैं कि ठीक है यार, मैच के अंदर की बात है और मैच के बाद ये बात जो है वो खत्म हो जाएगी। और ये वही प्लेयर्स आप देखें, जब कमेंट्री में आप देखते हैं रवि शास्त्री को, वसीम अकरम को, हरभजन, शोएब अख्तर, ये सारे प्लेयर्स को, इनको कमेंट्री बॉक्स में देखें और इनको जब मैच में हम देखते थे तो ये किसी और ही फ्रेम ऑफ माइंड पे होते थे। वेस्ट इंडीज ने जो कमाल किया वो कमाल हम भी कर सकते थे। हमारे जो लड़के फिर एक्सपीरियंस थे, आमिर जमाल जब वहाँ पे जाके पूरी ऑस्ट्रेलियन साइड को बैटिंग बॉलिंग दोनों के साथ रेजिस्ट कर सकता है, तो हमारे पास तो बड़ा मौका था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम में और वेस्ट इंडीज़ की टीम में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, पावरफुल प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल इनिंग्स खेलते हैं, चाहे बॉलिंग में देख ले, बैटिंग में देख ले। वेस्ट इंडीज़ में भी उसने 7 आउट किए तो मैच निकाला। ऐसा नहीं कि 3-4 प्लेयर्स ने मिलके, को बॉलर्स हैं तो किसी ने 2-3 करके लेकिन सर आउट वो करके 7 आउट से मैच जीते। हमारे यहाँ मैच तो आमिर जीते। जमाल बेचारा 6 भी आउट कर लेकिन गया तो मैच लेकिन नहीं वो जीते। एक मैच था, वो एक मैच जीते और काफ़ी 27 साल के बाद जीते, इस वजह से भी काफ़ी उसकी हाइप क्रिएट होगी। और फिर इस मैच में खास करके, और इससे जो साल पिछला तो सर मैच हमारे था, भी इतने ही हो गए हैं हाँ तकरीबन। उसमें हमने देखा कि उनका स्पिरिट बहुत हाई था और थोड़ा वो टीम यूनिट बन के खेल रहे थे। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है कि प्लेयर स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टीम वेस्ट इंडीज़ से काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है कि वो काफ़ी यूनिट बन के खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सामने आ नहीं पा रहे या एड्रेस नहीं हो रहे प्लेयर्स के साथ। या तो कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, या उनको कोई मॉनेटरी इश्यूज़ हैं, या इसके अलावा कुछ इश्यूज़ हैं। ये अब देखना पड़ेगा कि उनके साथ किस तरह के लोग बैठते हैं, किस तरह की बात होती है, उनको कैसे सेटिस्फाई करते हैं, तब जाके वो ग्राउंड में जाके परफॉर्म करेंगे। मुझे लगता है कि जब प्लेयर्स जो है वो बोर्ड के साथ उनका रवैया ठीक नहीं होगा, या बोर्ड का उनके साथ ठीक नहीं होगा, हार्मनी नहीं होगी, या दो प्लेयर्स जो है वो अलग जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं, 4 अलग खड़े होते हैं। फील्डिंग में भी यही हाल है। आपको पूरे ग्राउंड में लग नहीं रहा होता कि ये 11 प्लेयर्स हैं, ये मुल्क के एम्बेसडर्स हैं और ये एक टीम बन के खेल रहे हैं और इनके पीछे 24-25 करोड़ लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं। शायद उन्हें ये फीलिंग नहीं है, ये एहसास नहीं है कि वो किस लेवल के ऊपर खेल रहे हैं और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके साथ, और आप कहते हैं कि बड़े बड़े कोचेज़ ले आते हैं, हम बहुत बड़ी कोचिंग स्टाफ है उनके साथ। आप मुझे बताएं कि जो बंदा 50, 60, 70 टेस्ट मैचेस खेल चुका हो, 200 वनडे मैचेस खेल चुका हो, 80 T20 मैचेस खेल चुका हो, उसके साथ कोच क्या करेगा? कोच ने उसकी क्या टेक्निक ठीक करवानी है कि पाँव अंदर करें, पाँव बाहर करें, यूँ रोकें या वो रोकें? वो उनके पास हाइलाइट्स भी आ रही होती हैं कि मैच के बाद वो आराम से तसल्ली से देखते भी हैं कि उन्होंने क्या किया। और वैसे भी इस लेवल के ऊपर प्लेयर्स की सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके मेंटल इश्यूज़ है, और मेंटल इश्यूज़ जो है वो सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही तहमुल मिजाज किस्म के और एक्सपीरियंस लोग चाहिए, जो इनकी साइकी के साथ इनको बैठ के इनको बताएं कि किस लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और उसके अलावा इनको थोड़ा सा ये एहसास ज़रूर दिलाएं कि इनको थोड़ा सा दिलेर होकर खेलना पड़ेगा, ब्रेव होकर खेलना पड़ेगा। आप ये देखें कि वनडे मैच के अंदर हमारे जो बैट्समैन हैं वो कितनी बॉलें कंज्यूम कर रहे हैं और कितने रन्स कर रहे हैं। अगर वो 50 बॉलों पे उन्होंने 50 रन्स भी किए तो उसमें से 40 डॉट्स बॉल होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे खामियां, और बड़ा डिटेल किस्म का आपको इसका तजिया करके उनके सामने चीज़ें रखनी पड़ेंगी। चीज़ें हैं जो पीएसएल के हवाले से भी सामने आ रही हैं। अभी ये भी एक खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने कहा चले अभी शेयर कर लेते हैं। पीएसएल के जो काशिफ भाई और इरफान भाई जो प्रोडक्शन बिड है उसके अंदर भी बड़ी जानिबदारी बरती गई है। जो दूसरे नंबर पे यानी सबसे कम बोली लगाने वाली से ऊपर वाली कंपनी थी जिसने उससे ज़्यादा बोली लगाई थी उसको सिलेक्ट कर लिया गया। फिर ग्रीवियंस कमेटी में ये मामला गया हुआ है। अब ये एक खबर है, ज़राए ये बता रहे हैं कि अभी अभी ये मामला ऐसे ऐसे चल रहा है, तो यकीनी तौर पर जो ज़राए बता रहे हैं वो भी बड़े मुस्तनद हैं। और ये चीज़ें आप देखें किस तरह से पीएसएल को तबाह, मतलब हम पहले उसके देख रहे थे जब ऑडिट हुआ काशिफ भाई तो 80% फ़ायदा आपने दे दिया फ्रेंचाइज को, 10-20% फ़ायदा रख लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। कोई तरीक़ाकार नहीं था, कोई मुनज़्ज़म मुआहदे, डिटेल्ड कोई रिटर्न एग्रीमेंट्स, कुछ चीज़ें बहुत कम पाई गई हैं। ये बड़ा अजीब बात है। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब, इरफान सदोज़ई साहब, दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ़ साहब पहले हिस्से में हमारे साथ रहे, टेस्ट क्रिकेटर, उनका बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।